प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति, भारत में मुद्रा की पूर्ति की गणना, मापक, मुद्रा की पूर्ति के निर्धारित घटक या तत्व। मानी मुद्रा की पूर्ति जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भारत में मुद्रा की पूर्ति की गणना, मापक और मुद्रा की पूर्ति के जो निर्धारित घटक या तत्व कौन कौन से हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रश्न किस किस प्रकार आ सकता है। इस अध्याय में से 2 नंबर या लगभग 4 नंबर का प्रश्न आता है। 20 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। तो 2 नंबर के प्रश्न कौन कौन से आ सकता है, जिसमें हम बात करें कि मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है, संकीर्ण मुद्रा किसे कहते हैं या संकीर्ण मुद्रा का क्या तात्पर्य है, विस्तृत या व्यापक मुद्रा से क्या तात्पर्य है। ऐसे 2 नंबर के प्रश्न आ सकता है। या उच्च शक्ति मुद्रा से क्या तात्पर्य है। उसके अलावा 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि मुद्रा की अवधारणाओं को समझाइए, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मुद्रा की अवधारणा, पुरानी अवधारणाएं कौन कौन सी है और नई अवधारणाएं कौन कौन सी है। तो मुद्रा की पूर्ति में हम देखेंगे कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। इससे पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार की वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य का निर्धारण भी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति का विशेष महत्व है। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। वैसे मोटे रूप से मुद्रा की पूर्ति में हमें जो वैधानिक मुद्रा है, जो कानूनी मुद्रा है, उसी को हम शामिल करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ मुद्रा की पूर्ति का स्वरूप बदलता गया। आज हम न केवल कानूनी मुद्रा को ही मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते हैं, बल्कि इसके अलावा साख मुद्रा को भी हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते हैं। कानूनी मुद्रा में तो हम किसको शामिल करते हैं, नोट और सिक्के को, और आपके साख मुद्रा में शामिल करते हैं जैसे आपके चेक, ड्राफ्ट, हुंडियाँ, इनको हम क्या कहते हैं, साख मुद्रा। तो मुद्रा की पूर्ति में हमें कानूनी या वैध मुद्रा के साथ साथ साख मुद्रा को भी शामिल करते हैं। अब मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या है। जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या है, तो साधारण बोलचाल में मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय किसी विशिष्ट समय में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से है। दूसरे शब्दों में कि मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य एक निश्चित समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा को हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। जिसमें जो परंपरागत अर्थशास्त्री हैं, जिसमें हम रिकॉर्डो और मिल दोनों ये बताते हैं कि हम मुद्रा की पूर्ति को कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें वैधानिक मुद्रा को हम चलन गति से गुणा करेंगे। जैसे दे रखा है M बराबर MV। यहाँ पर M का तात्पर्य है मुद्रा की पूर्ति से। इसको हम M ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, यानी सप्लाई ऑफ मनी, यानी मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति किस किस के बराबर होती है, M और V के बराबर। यहाँ पर M का तात्पर्य कि कानूनी मुद्रा की मात्रा, और V का मतलब है मुद्रा का चलन वेग। जब कानूनी मुद्रा को हम मुद्रा के चलन वेग से गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल ज्ञात होगा उसको हम मुद्रा की पूर्ति कहेंगे। आगे चलकर इरविन फिशर ने मुद्रा की पूर्ति का विस्तार किया। उन्होंने कानूनी मुद्रा के साथ साथ साख मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया, और उन्होंने जो समीकरण दिया था वो था MS बराबर MV प्लस M प्राइम V प्राइम। यानी यहाँ पर MV तो हमने ऊपर पढ़ लिया, M प्राइम का मतलब है साख मुद्रा की मात्रा, M प्राइम साख मुद्रा की मात्रा। देखिए ये M प्राइम है, इसको बोलते हैं हम साख मुद्रा की मात्रा, और ये जो V प्राइम है ये साख मुद्रा है, ये इसका चलन वेग है। V प्राइम साख मुद्रा का चलन वेग है। तो साख मुद्रा को हम उसके चलन वेग से मल्टीपल कर देंगे
तो इन दोनों का योग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा MS। तो उसको हम क्या प्राप्त होगा, MS, यानी मुद्रा की पूर्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। ये विचारधारा विकसित होकर नए रूप में कीन्जियन विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति, उन्होंने बताया कि मुद्रा की पूर्ति M1 में शामिल करते हैं जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमाएं का योग होती है। यानी प्रोफेसर किन्स ने बताया कि मुद्रा की पूर्ति, जिसको यहाँ पर क्या माना, M1, ये किस किस का योग होती है, जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों में मांग जमाएं। यानी मांग जमा से तात्पर्य कि ऐसी जमा बैंकों में जो जरूरत पड़ने पर हम निकाल सकते हैं। अब है मुद्रा की पूर्ति की व्यापक परिभाषा। मानी मुद्रा की पूर्ति को हमें इसकी कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी व्यापक परिभाषा दी, कुछ ने इसकी संकीर्ण परिभाषा दी। तो इसको हम व्यापक और संकीर्ण परिभाषा के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। इसकी व्यापक परिभाषा में देखिए आप कि मुद्रा की पूर्ति MS किस किस का योग होती है, जनता के पास करेंसी, बैंक प्लस बैंकों में कुल मांग जमाएं और प्लस बैंकों में कुल सावधि जमाएं। तो मुद्रा की पूर्ति का जो व्यापक अर्थ होता है उसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, जनता के पास करेंसी, यानी जनता के पास जो नगद में जो मुद्रा है, चाहे नोट या सिक्के में हो, उसको हम बोलेंगे जनता के पास करेंसी, प्लस बैंक की कुल मांग जमाएं प्लस बैंकों की कुल सावधि जमाएं, यानी फिक्स डिपॉजिट है। इन तीनों को योग को मुद्रा की पूर्ति कहेंगे। और इससे भी व्यापक जो दृष्टिकोण दिया था मुद्रा की पूर्ति का, वो दिया था प्रोफेसर गुरले तथा सा ने। उन्होंने अपनी जो एक पुस्तक लिखी थी मनी इन थ्योरी ऑफ फाइनेंस, उसमें उन्होंने बताया कि मुद्रा की पूर्ति का योग होता है जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों की कुल मांग जमाएं प्लस बैंकों की कुल सावधि जमाएं। इसके अलावा उन्होंने एक नई चीज़ और जोड़ी, बचत खातों के अतिरिक्त ऋणदात्री संस्था, बहुनिर्माण सोसाइटी और अन्य वित्तीय संस्थाओं की जमाओं को शामिल किया गया है। तो मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से जो मुद्रा की पूर्ति है, इसकी अवधारणा को काफ़ी उपयोगी माना गया है और जिस पर मौद्रिक अधिकारी का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मानी मुद्रा की पूर्ति पर जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है, जो रिजर्व बैंक, मानी मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है और रिजर्व बैंक जो निर्णय लेता है उसका मुद्रा की पूर्ति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब हम मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। मुद्रा की पूर्ति की दो तरह की अवधारणाएं, एक की इसमें पुरानी अवधारणाएं और दूसरी नई अवधारणाएं। भारत में मुद्रा की पूर्ति अवधारणा मुख्य रूप से चार है, M1, M2, M3 और M1। M1 में ये मुद्रा की पूर्ति की एक संकीर्ण अवधारणा है, यानी हमने ऊपर भी आपको बताया कि मुद्रा की पूर्ति की चार अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3, M4, जिसमें M1 को संकीर्ण अवधारणा बताया और M3 को यहाँ पर व्यापक या विस्तृत अवधारणाएं कहा गया है। अब M1 में हम क्या क्या शामिल करते हैं, M1 योग होता है जनता के पास करेंसी, जिसमें नोट और सिक्कों को शामिल करते हैं, प्लस बैंकों के पास जमाएं प्लस भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, जिसमें रिजर्व बैंक के पास विदेशी सरकारें, विश्व अन्य केंद्रीय बैंकों तथा अन्य मुद्रा कोषों एवं विश्व बैंक की मांग जमाएं भी शामिल करते हैं। तो M1 योग होता है M1 + 2 + 3 का। मानी हमें जो भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य जमाएं हैं, अन्य जमाओं में किस किस को शामिल करेंगे कि रिजर्व बैंक के पास कोई विदेशी सरकार है वो भी अपना पैसा जमा कराता है, या कोई अन्य विदेशी जो केंद्रीय बैंक है वो भी पैसा जमा कराता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की जो मांग जमाएं होती है उसको हम अन्य जमाओं में शामिल करते हैं। तो ये तो हुआ M3। उसके बाद में देखिए आप M2 ये अपेक्षाकृत विस्तृत अवधारणा है, किससे, M1 से, मानी ये M1 से थोड़ी व्यापक अवधारणा है। इसमें हमें M1 में हम क्या शामिल करेंगे, पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाएं। यदि M1 में हम पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाओं को जोड़ देंगे तो हमको M2 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट M3, ये भारत में मुद्रा पूर्ति की काफ़ी व्यापक एवं प्रचलित या लोकप्रिय अवधारणा है। इसको हमें
व्यापक या विस्तृत अवधारणा भी कहते हैं। इसमें हम क्या शामिल करते हैं M3 में हम शामिल करते हैं आपके 1, 2, 3 और 4, जैसे पीछे जो दे रखा है उसको हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट है M4। ये अवधारणा काफ़ी व्यापक है किंतु मुद्रा पूर्ति में इसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। यानी M4 जो अवधारणा है M3 से भी व्यापक है, लेकिन व्यवहार में इसका कोई इतना उपयोग नहीं है। इस वजह से M3 को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो M4 ज्ञात करने के लिए M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमा को हम जोड़ देंगे। यानी M3 ज्ञात करने के लिए M4 ज्ञात करने के लिए हम M3 में क्या जोड़ देंगे, पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को जोड़ देंगे, तो हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, M4। ठीक है। इस प्रकार से भारत की मुद्रा पूर्ति की जो पुरानी 4 अवधारणा है M1, M2, M3, M4, इसमें M1 संकीर्ण विचारधारा या संकीर्ण मुद्रा की पूर्ति और M3 विस्तृत या व्यापक दृष्टिकोण कहा जाता है। अब भारत में मुद्रा आपूर्ति की 4 जो नई अवधारणाएं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाओं को नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने भी जो 4 अवधारणाएं बताई वो भी है इसमें M0, M1, M2 और M3। यानी पुरानी जो 4 अवधारणा थी वो थी M1, M2, M3, M4, और नई जो 4 अवधारणाएं हैं वो M0, M1, M2 और M3। यानी M4 को ख़त्म कर दिया। अब M0 में हम क्या क्या शामिल करते हैं, यानी M0 ये मुद्रा आपूर्ति की एक नई अवधारणा है जो पुरानी अवधारणाओं में शामिल नहीं थी। इसकी गणना हम कैसे करते हैं, M0 में हमें चलन में करेंसी, रिजर्व बैंक के पास बैंक जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, इन तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, M0। नेक्स्ट है M1 में जनता के पास करेंसी, बैंक के पास जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, इनको जोड़ देंगे तो हमको M1 प्राप्त हो जाएगा। यानी M1 की जो पुरानी अवधारणा थी और नई अवधारणा थी उन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो पहले थी वो नई भी वैसी है। M2 की गणना में कुछ संशोधन किया है। अब एक इसकी गणना में पूर्व में पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक जमा हटाकर नई मदों को जोड़ा गया है, जिसमें कैसे गणना की गई है, इसमें M1 में हमने शामिल किया बैंकों में बचत जमाओं का समस्त दायित्व और उसके अलावा बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको M2 प्राप्त हो जाएगा। M3 अवधारणा में भी संशोधन किया गया है और पूर्व की भांति इसे अभी भी व्यापक अवधारणा कहा गया है। इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना देखो, M3 बराबर M2 में हम क्या जोड़ेंगे, बैंकों के पास 1 वर्ष से अधिक अवधि की मियादी जमाएं FCNR बी जमाओं को छोड़कर प्लस बैंकिंग व्यवस्था की मांग, इनको हम शामिल करते हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणा M4 की अवधारणा को समाप्त कर दिया। यानी जो मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणाएं हैं उसमें जो पुरानी अवधारणा M4 थी उसको समाप्त कर दिया और केवल यहाँ पर M4 की जगह M0 एक नई अवधारणा ले आए, M1, M2, M3, ये चीज़ें हैं। तो इस पर प्रश्न आ जाता है कि मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाओं को समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो उसमें आपको लिखना है कि M1 कैसे ज्ञात किया जाता है, M2 कैसे ज्ञात किया जाता है, M3, M4 या नई अवधारणा भी लिख सकते हैं हम, M0 कैसे ज्ञात करते हैं, M0 का मान क्या होता है, M1 का मान क्या होता है, M2 का मान क्या होता है और M3 का मान क्या होता है। चारों अवधारणा M0, M1, M2, M3 का यदि हम मान लिख देंगे तो उससे हमको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे।